हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आज के नए लेक्चर में। बच्चों, पिछले लेक्चर के दौरान हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजीज को कवर किया था। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं उसके आगे की टॉपिक, जिसके अंदर में इंटरनल एनर्जी की बात होगी। इंटरनल एनर्जी के साथ साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनहोलिज्म बाबा और ये है आपका ब्यूटीफुल द चैनल ऑर्गेनहोलिज्म नीट। तो बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने अपने थ्रू क्या कंप्लीट कर लिया था कि कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि थर्मो में इंपॉर्टेंट है। जैसे सिस्टम समझा, सराउंडिंग समझा, हमने प्रोसेस को समझा, डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग के प्रोसेस को हमने डिस्कस किया था। तो उसी कड़ी के अंदर में बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने टॉपिक में, जिसका बात है इंटरनल एनर्जी। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग भैया? इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। बच्चों, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? आपके अंदर में भी है। इसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कोई बुक्स ई से भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है मैं समझाता हूं। कहते हैं बच्चों कि आपके शरीर के अंदर में जितने भी तरह की एनर्जी है, ऑल द टाइप्स ऑफ द एनर्जीज दैट आर द प्रेजेंटेड इन अ सिस्टम। ठीक है, जितने भी तरह की एनर्जी हो, ठीक है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो वाइब्रेशनल एनर्जी हो, चाहे वो रोटेशनल एनर्जी हो, या फिर किसी भी मैकेनिकल टाइप ऑफ एनर्जी हो, वह सारे के सारे एनर्जीज जो कि सिस्टम में पाए जाते हैं, वह सारे एनर्जीज को हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। उसी को क्या कहा जाता है सर? इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। क्लियर है एकदम? इंटरनल एनर्जी क्या है? कुछ भी, जैसे हम लोग क्या बोलो, जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ। हर किसी के पास इस दुनिया में चाहे कोई भी और ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज हो, हर किसी के पास क्या है? इंटरनल एनर्जी। हमारे अंदर में भी है, इस मार्कर के अंदर में भी है ना? तो ये जो सब कुछ है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये हमेशा रहेगा किसी भी सिस्टम के अंदर में। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। हमने चेंज का बात नहीं किया है। मैंने बोला कि इंटरनल एनर्जी कभी भी किसी सिस्टम की जीरो नहीं हो सकती है। क्लियर है एकदम? तो सबसे पहले समझते हैं कि सर इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं? दैट इज सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंटेड इन द सिस्टम। तो हम लिख दिए इस बात को, द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, जितनी भी एनर्जीज होती है सर, जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी सिस्टम के अंदर में, प्रेजेंट इन अ सिस्टम। ठीक है, ऑल द एनर्जीज दैट आर द प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। उसी को क्या कहा जाता है? इंटरनल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, कोई भी सिस्टम के अंदर में जितनी भी तरह की एनर्जीज पाई जाएगी वह सारी इंटरनल एनर्जी होगी। मतलब हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है ना? उसके साथ साथ जितने भी तरह की एनर्जीज आप जानते हो, ये सारी की सारी एनर्जीज आर द सम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी आइडियल गैस, इसकी बात होती है भैया आइडियल गैस। इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग बच्चों आइडियल गैस। हमने आपको बताया था कि आइडियल गैस के अंदर में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। अगर आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि कोई भी आइडियल गैस के अंदर में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता। उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ किस टाइप की एनर्जी होती है? दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है सर? काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए जो एनर्जी सिर्फ पाया जाता है वो कौन सा होता है सर? काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है एकदम? कौन सी एनर्जी होती है सर? काइनेटिक एनर्जी होती है। बाकी कोई भी एनर्जी किसी भी आइडियल गैस के लिए हम लोग वैलिडेट नहीं करते हैं, बिकॉज बाकी जितने भी एनर्जी सिस्टम के अंदर पाए जा रहे हैं उन सबके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है, उसके चलते हैं। क्लियर है एकदम? चलिए, अब आपको पता है कि आइडियल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है सर, दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है एकदम? आपको ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है सर, वो किसकी फंक्शन होती है? टेम्परेचर की फंक्शन होती है। सिमिलरली हम ऐसे ही कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं क्या सर, कि जो काइनेटिक एनर्जी, जो अगर U इज डिपेंडिंग अपॉन द काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, तो इससे ये पता चलता है सर कि दैट इज दिस इंटरनल एनर्जी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज तभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो जब कभी भी टेम्परेचर का क्या हो सर? डिफरेंस क्रिएट हो। अगर आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है तो आप इंटरनल एनर्जी के चेंज को नहीं निकाल सकते। आप नहीं निकाल सकते क्या? इंटरनल एनर्जी के चेंज।
दूसरी कुछ बातें हम लोग करते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी की अगर आप प्रॉपर्टीज जानोगे तो कहा जाता है सर कि जो इंटरनल एनर्जी होती है हम किसी सिस्टम की कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ? हम किसी भी सिस्टम की सर टोटल इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की। हम बाकी इंटरेक्शनल एनर्जीज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इंटरनल एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट कैलकुलेट, हम कभी भी नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी आप नहीं निकाल सकते हो। रदर वी कैन कैलकुलेट, रदर वी कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट किया जाता है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है एकदम? दूसरी बात बोलते हैं बच्चों कि ये जो इंटरनल एनर्जी है इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। पहले ही बता चुका हूं मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। इंटरनल एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मास पर डिपेंड करेगी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात, जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, दैट मींस इट इज द स्टेट फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है सर, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है एकदम? हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, देयरफॉर इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये क्या है सर, स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये क्या होती है सर, स्टेट फंक्शन होती है। क्लियर है एकदम? दैट मीन्स इट इज अ स्टेट फंक्शन। क्लियर? हम चेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यू कैन कैलकुलेट द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल। ये जो होगा सर दैट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसी को हम क्या कहेंगे सर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहेंगे। क्लियर है एकदम? ये बात हम लोग समझ गए। तो छाप लीजिए इसको, इंटरनल एनर्जी क्या होता है और इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है। चलो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं आपको, और उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मुझे एक क्वेश्चन के थ्रू चलना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन के थ्रू भी समझा सकता हूं, ऐसे भी समझा सकता हूं। मान लीजिए कि एक सिस्टम, क्या है सर, सिस्टम, ये सिस्टम के अंदर में मान लो कि मेरे पास 400 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी था। कितना था सर? दिस सिस्टम कंटेनिंग 400 किलो जूल्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ये हो गया सर, दैट इज द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब क्या हुआ कि साइमल्टेनियसली अचानक से मैंने इसे क्या कर दिया सर, काइनेटिक एनर्जी दे दी। क्या दे दी सर? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मैंने दी इसे 30 किलो जूल्स। आपसे पूछा जा रहा है कि जब इस सिस्टम को मैंने काइनेटिक एनर्जी दे दी है तो फाइनल इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा? व्हाट इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इस सिस्टम का फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है दैट इज 450 किलो जूल्स, ऑप्शन बी है आपके पास 400 किलो जूल्स, ऑप्शन सी है आपके पास 430 किलो जूल्स, ऑप्शन डी है आपके पास दैट इज 370 किलो जूल्स। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा कि जो आंसर होना चाहिए सर, आपको चेंज निकालना है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी और उसमें आपने इतनी इनिशियल इंटरनल एनर्जी इतनी थी, आपने 30 एनर्जी ज्यादा दे दिया। इसका मतलब सर जो टोटल एनर्जी होगी फाइनल वो कितनी होनी चाहिए सर? 430 किलो जूल पर, ठीक। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना कि जब भी किसी भी काइनेटिक हम लोग इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर में जब इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालते हैं, हम कभी भी एक्सटर्नल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते।
क्या नहीं करते हैं सर? एक्सटर्नल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्लियर है? मतलब इंटरनल एनर्जी के चेंज में एक्सटर्नल कोई भी एनर्जी आप लगाते हो तो वह एनर्जी इंटरनल एनर्जी के लिए नहीं होगा। तो मतलब बल्क काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है ना, इन इंटरनल एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुन लेना कि बल्क काइनेटिक एनर्जी जो होती है सर, इसको हम नहीं रखते हैं कभी भी सिस्टम के अंदर। बल्क काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट be considered in internal energy। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा दैट इज 400 किलो जूल्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस इतना याद रखना है आपको कि बल्क काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं इंटरनल एनर्जी। सही है, इंटरनल एनर्जी में हम कभी भी कैलकुलेट नहीं। क्लियर हो गया व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी? चलिए एक आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, बोला है सर कि फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस, ध्यान दो ना, आइडियल गैस के लिए हमको ना du बाई डी भी पूछा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या पूछा है सर? du बाई डी की वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपके पास ऑप्शन है पॉजिटिव, आपके पास ऑप्शन है नेगेटिव, आपके पास ऑप्शन है जीरो और आपके पास ऑप्शन है अनप्रिडिक्टेबल। चलो सॉल्व करते हैं। यहां बोल रहा है सर कि आइडियल गैस के लिए अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो जो इंटरनल dV बाई dt का चेंज है वो कितना हो? क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा, क्या जीरो होगा या अनप्रिडिक्टेबल होगा? बहुत ही आसान बात है। अभी मैंने आपको बताया कि सर जो इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किसकी फंक्शन होती है सर? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की फंक्शन होती है। क्लियर है एकदम? आपने पहले ही बोल दिया कि टेम्परेचर क्या है सर? कांस्टेंट है। आपने बोल दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो सर यहां पर आपसे कुछ भी पूछते कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको du बाई डी पूछ देगा, आपसे du बाई डी भी पूछ देगा, या फिर आपको du बाई dt ही क्यों ना पूछ दे, जो नहीं पूछेगा कभी भी, ये सबका चेंज क्या आएगा सर? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। ये क्वेश्चन समझने के लिए होती है, आपको करने के लिए नहीं। जो करने वाले सवाल होगी मैं बताऊंगा। जो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिया मैंने, लेकिन एक बात ध्यान सुन लेना, नोट पॉइंट में याद रखें बेटा। यहीं पर अगर रियल गैस लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता सर? रियल गैस। तो रियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी इज द डिपेंड्स ऑन ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, चाहे वो प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, नंबर ऑफ मोल्स हो। ध्यान सुन लेना इस बात को। इस केस में आपका जो ये वैल्यू होगा ना du बाई डी टी, ठीक है ना, या फिर du बाई डी पी, या फिर बोले तो du बाई डी वी, ये सब की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। क्लियर है एकदम? बहुत ही आसान बात मैंने बता दी कि इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी, चाहे वो कैसा हो। प्रेशर भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, यहाँ पे अलग अलग केस के अंदर में अलग अलग बात होगी। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ पीवीटी, तो इस केस के अंदर में भी आपकी वैल्यू जीरो नहीं। समझ में आ गया? छाप लीजिए इसे, छाप लीजिए इसे, छाप लीजिए इसे। ठीक है, चलो एक अगला सवाल करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन और टफ नहीं है। बोलता है सर कि HCl को इज रिएक्ट विथ NaOH। ठीक है, HCl को साथ NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। कैसा रिएक्शन हुआ सर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन हुआ सर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रखा है HCl प्लस NaOH कैन फॉर्म NaCl प्लस वाटर।
क्लियर हो गया। और बोलता है सर कि जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू है वो नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है सर? नेगेटिव। अब कहते हैं इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लो कि टेम्परेचर तो बढ़ेगा, साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव है, आपको पता होना चाहिए कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो 100 डिग्री से ज्यादा है, देन द सिस्टम इज, हमसे पूछा है कि सिस्टम क्या होगा। ऑप्शन ए है बेटा ओपन सिस्टम, ऑप्शन बी है क्लोज सिस्टम, ऑप्शन सी है आइसोलेटेड सिस्टम, ऑप्शन डी है आपके पास दैट इज नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव। क्लियर है? सवाल बहुत ही आसान है। सवाल आपके पास सीधा सीधी है कि HCl को जब हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है। तो बताना है सर कि जो सिस्टम में हीट तो रिलीज हुई, तो बताना है सर कि सिस्टम कैसा होगा, ओपन हो रहा होगा या क्लोज हो रहा होगा या आइसोलेटेड है या कुछ भी नहीं। समझते हैं इस बात को भी। क्या है? कुछ नहीं है। एक मान लो कि टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में हमने रिएक्शन को परफॉर्म कराया। जब मैंने रिएक्शन को परफॉर्म कराया तो यहाँ पर क्या बना सर? NaCl बना, ठीक है, NaCl बना, ठीक बेटा। NaCl तो बना और हीट भी रिलीज हुई। हाँ, बोल रहा है खुद कि टेम्परेचर रिलीज हुआ, मतलब Q तो हीट रिलीज हुई, ठीक। हीट का रिलीज होना इतना समझ में आ गया कि हाँ सर हीट रिलीज होता है। लेकिन ध्यान से सुनना कि जब ये हीट रिलीज होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर के वेपर्स भी बनेंगे। हाँ सर, वाटर के वेपर्स बनेंगे। ये वाटर के वेपर्स भी तो यहाँ से क्या होंगे सर? लॉस होंगे। बिल्कुल सही बात है सर। पानी का जो वेपर है ये भी क्या होगा? लॉस होगा, मतलब मास का भी लॉस होगा ना। बता देना जरा, मास का भी लॉस होना और हीट का भी रिलीज होना कैसा सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है? ओपन सिस्टम। इसको रिप्रेजेंट करता है सर ओपन सिस्टम। बहुत ही आसान सवाल, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल ये नहीं। क्लियर है एकदम? चलिए नेक्स्ट डिस्कसिंग अबाउट द साइक्लिक प्रोसेस। कल के क्लास के अंदर में साइक्लिक प्रोसेस छूट गया था, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, साइक्लिक प्रोसेस कुछ नहीं होता, मैं समझा। ठीक, तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइक्लिक प्रोसेस। फिर हम आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे घूमेंगे, दैट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है समझना, कोई भी प्रोसेस जो कि क्या हो, एक साइकिल के अंदर में कवर हो रही है, मतलब एक स्टेट से आना और फाइनली उसी स्टेट पे पहुंच जाना। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर? साइक्लिक प्रोसेस को। ठीक है, इसके अंदर में इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन होती है किसी भी सिस्टम की, वो क्या होती है? सेम। इन दिस प्रोसेस initial and the final state of the system, initial and the final state of the system is constant. Clear है? ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? That process are known as cyclic process. ठीक, दूसरी बात इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा, बड़े साइक्लिक प्रोसेस की खास बात ये होती है कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप कैसे आओ। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कैसे पाथ के थ्रू आओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होनी चाहिए। ठीक है, इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, what the path followed to attain the initial state does not depends, ठीक है ना, how it reach। क्लियर है ना? ये कैसे वहां पर आप इनिशियल स्टेट को आप वापस से रीच करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक स्टेप में भी आ सकते हो या दो स्टेप में भी आ सकते हो,
जो साइक्लिक प्रोसेस का एग्जांपल, मान लो मैंने यहां से शुरुआत किया और वापस से चक्कर काट के यहीं पर आ गया, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा? साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। या फिर कोई और भी तरीका हो सकता है, आप ऐसे आओ, आप ऐसे आओ, आप ऐसे आओ, आप ऐसे आओ, ठीक है, और आकर फिर ऐसे चले आओ। देखो इसके अंदर में पाथ अलग अलग है कि नहीं, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है? सेम है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे सर? साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। जरूरी नहीं है कि आप जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से आप वापस आओ। आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि आगे चल के कुछ काम आएगा मुझे ये चीज। क्लियर हो गया? तो दिस इज अबाउट द साइक्लिक process. Now we are discussing about the most important topic of today's class, that is reversible and irreversible reaction. Sorry, process. थर्मोडायनेमिक्स का रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम का रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो कृपया ध्यान से सुनने की प्रयास करें। तो we are discussing about the reversible and irreversible process. First, we are started with reversible process. What we are started with? Irreversible process. सबसे पहले हम बात करेंगे irreversible process. बहुत ही आसान प्रोसेस है, कंसेप्ट को समझते चलना बहुत ही ज्यादा आराम से मैं समझाते जा रहा हूँ। बच्चों मान लो कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर में मैं पिस्टन बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनो। ये मेरे पास एक सिस्टम है, क्लियर? ये मेरे पास एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर में एक गैस भरी हुई है और ये मेरे पास सिस्टम के अंदर में ये पिस्टन है। क्या है मेरे पास? पिस्टन। क्लियर है एकदम? स्टार्टिंग के केस में ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ये इक्विलिब्रियम का पोजीशन है, ठीक है। यहां पर क्या हो रही है? पिस्टन मूव नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही है सर? पिस्टन मूव नहीं कर रही है, ठीक। पिस्टन मूव नहीं कर रही है। ओके सर, पिस्टन मूव नहीं कर रही है। इसका मतलब सर यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है, कौन सा प्रेशर सर? एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक। और यहां से जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी तो प्रेशर लगा रहे होंगे, जिसको कहेंगे सर गैस का प्रेशर। क्लियर है एकदम? इसको बराबर करने के लिए हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है बेटा? हमने यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है। ये भी क्या फोर्स लगा रहा होगा यहाँ पर? mg का, mg का फोर्स सर ये लगा रहा है। क्लियर है एकदम? ध्यान सुनो, mg का फोर्स लगा रहा है, ठीक। मतलब इस पॉइंट पर आप कह सकते हो कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है प्लस mg का प्रेशर है वो गैस के प्रेशर को बराबर करते हैं। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला? इस पॉइंट के ऊपर में जो एक्सटर्नल प्रेशर है और जो mg का प्रेशर है ये दोनों गैस के प्रेशर के बराबर होगा, तभी तो ये पिस्टन जहां है वहीं रह गया। ऑल राइट, इतना तो हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया बेटा? नाउ हमने क्या किया? इस मास को, दैट इज mg मास को रिमूव कर दिया। अब क्या किया? व्हेन वी रिमूव द मास mg, हमने इस मास mg को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। जैसे ही ये मास mg रिमूव होता है, जैसे ही ये मास mg रिमूव होता है, पिस्टन चढ़ जाता है ऊपर की ओर। कहां चढ़ जाता है सर? ऊपर की ओर। और ये पिस्टन तब तक ऊपर की ओर चढ़ते चला जाएगा जब तक एक्सटर्नल प्रेशर का वैल्यू दिस न्यू पी डैश गैस के प्रेशर के बराबर ना हो। बात तो सही है सर? मतलब क्या होगा कि जैसे ही आप इस एक्सटर्नल पर, क्योंकि बाद में पिस्टन को इक्विलिब्रियम तब अटेंड कर पाएगा ना सर कि जब ये, जैसे ही आप पिस्टन को रिमूव करोगे आप सीधे सीधे बोलोगे गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से बड़ा हो जाए। इतना समझ में आ गया कि गैस का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से बड़ा हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही ऐसा होगा, अब क्या होगा? दिस पिस्टन, ये जो पिस्टन होगा ये क्या करेगा सर? मूव करेगा, टिल मूव करेगा सर। कैसा? टिल, तब तक जब तक एक्सटर्नल प्रेशर का जो गैस का वैल्यू है वो न्यू गैस के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। ये समझ में आया सर? हाँ, ये बात हमें समझ में आई।
ठीक, अच्छा सर, ये आपको मैंने समझा दिया। अब जैसे कि समझना, यहाँ पे दो तरह के फोर्स की काम हो रही है ना। ये जो फोर्स है जो कि इस पिस्टन को ऊपर की ओर मूव करा रहा है, दिस फोर्स इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। ये कौन सा फोर्स लगा रहा है सर? ड्राइविंग फोर्स लगा रहा है। और सर ये एक्सटर्नल प्रेशर है सर, ये क्या कर रहा है? इसको बोलेंगे अपोजिंग फोर्स। ये क्या करता है सर? अपोजिंग फोर्स। बिल्कुल सही बात है सर, ये अपोजिंग फोर्स ऑफर कर रहा है और ये ड्राइविंग फोर्स ऑफर कर रहा है। तभी तो ये पिस्टन ऊपर जाना चाहता है और एक्सटर्नल प्रेशर इसको दबा रहा था। तो अब एक ऐसा समय आएगा ना जब फिर से वापस से क्या होगा, एक समय आएगा एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के फिर से बराबर हो जाएगा और प्रोसेस वहां पर रुक जाएगी। बेटा ये जो प्रोसेस होती है ये सडन प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है सर? सडन। क्यों मैंने बोला कि सर ये सडन प्रोसेस है और ये क्या है सर? सिंगल स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। क्योंकि जैसे ही आप इस मास को रिमूव करोगे, जैसे ही इस मास को आप रिमूव करोगे, यह पिस्टन सक से ना ऊपर चढ़ जाएगा विदाउट टेकिंग एनी टाइम। मतलब इट इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। ये क्या होती है सर? बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस होती है। दूसरी ये प्रोसेस एक स्टेप में ही कंप्लीट हुई। जैसे आप इस मास को रिमूव किए, ये गैस ऊपर की ओर एक्सपैंड किया है ना, और एक्सपेंशन करने से वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर क्या होगी सर? अपने आप डाउन होगी और डाउन होते होते वो किसके बराबर हो जाएगी सर? एक्सटर्नल प्रेशर। क्लियर है? तो ये कहानी होती है इररिवर्सिबल प्रोसेस की। ये कहानी होती है सर किसकी? इररिवर्सिबल प्रोसेस की। तो कुछ बातें हैं मैं लिख देता हूं इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो पहला बात बोला मैंने कि जब इररिवर्सिबल प्रोसेस इज अ स्लो सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये क्या होती है सर? सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाली एक प्रोसेस है। इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लियर है एकदम? ये क्या होता है? सिंगल स्टेप प्रोसेस में होता है। दूसरा हम लोग बोलेंगे सर इस केस के अंदर में आप ध्यान से देखो कि एक्सटर्नल प्रेशर कभी भी चेंज नहीं हुआ। जो एक्सटर्नल प्रेशर पहले था वही एक्सटर्नल प्रेशर बाद में भी रह गया, है ना सर? मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमेशा कैसा होगा? इट टेक्स प्लेस अगेंस्ट द एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है एकदम? ये कैसे होती है सर? टेक्स प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। क्लियर है एकदम सर? ये क्या बोला मैंने कि जो सर ये जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये हमेशा अगेंस्ट होती है किसके सर? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तीसरा बात हम लोग बोलेंगे सर कि जो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब कि इक्विलिब्रियम बार बार क्या होता है? सेटअप होता है बिटवीन द सिस्टम, है ना, एंड द सराउंडिंग एट ओनली 2 पॉइंट्स। वन इट इज एट द इनिशियल एंड अनदर इज एट फाइनल। ठीक है, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम अटेन होगा, इज अटेन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, only between 2 points, only between 2 points पे होगी, that is initial and final। ठीक है, इनिशियल और फाइनल के पास में ही ये डिपेंड करेगा। दूसरा बात हम लोग कहेंगे सर कि ये जो आपका ये प्रोसेस होती है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है सर ये क्या होती है ना, हम डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। एक बार जिधर चला गया वो चला गया। मतलब क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन नॉट बी चेंज्ड थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, पूरे के पूरे मोशन के अंडर में हम कभी भी सिस्टम के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और देयर इज द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स थ्रू आउट द सिस्टम। ठीक है, पूरे के पूरे प्रोसेस में थ्रू आउट द सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम की अगर हम बात करते हैं थ्रू आउट द सिस्टम, देयर इज द लार्ज डिफरेंस। देख रहे हो ना कितना ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है? There is the large difference. There is a large difference between, ठीक है, there is a large difference between
क्या बोलता हूं उसे हम लोग, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स. देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स. ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स के बीच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है. कितना होता है, एक्सटर्नल प्रेशर माइनस गैस का प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू mg. क्लियर है? जो डिफरेंस होगी सर एक्सटर्नल प्रेशर और गैस की प्रेशर की, वो किसके बराबर होगी, जो मास हम लोग रखे हैं उसके. समझ में आ रहा है? दिस इज अबाउट द इरिवर्सिबल प्रोसेस. हमने किसकी बात कर दी है सर, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर दी. अब हम बात करने जा रहे हैं दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. थोड़ा सा अंतर है रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये समझते हैं. चलिए मिटा दो, ठीक है. सारी जन्नत तेरे साथ. तो वी डिस्कसिंग अबाउट रिवर्सिबल प्रोसेस. क्या होती है रिवर्सिबल प्रोसेस? बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान. ठीक है, क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको समझते हैं. बच्चों मान लो कि मेरे पास सिमिलरली एक यहाँ पर एक और सिस्टम बनाया मैंने. ठीक है, ये मैंने एक सिस्टम बनाया. इस सिस्टम के अंदर में यहाँ पर पिस्टन है. ठीक है, ये क्या है सर, पिस्टन. समझते चल रहा. पिस्टन के ऊपर में यहाँ पर इस तरह से पिस्टन लगा हुआ है. अब ध्यान से सुनना. अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, गैस का प्रेशर लगाएगी, गैस प्रेशर लगाएगी. क्या लगा रही है सर, प्रेशर लगा रही है. अब यहाँ पर ना, जैसे कि वहां पे एक मास था ना, अब यहाँ पर हम एक सॉइल का पाइल रख देते हैं. क्या रख देते हैं, सैंड का पाइल. ठीक, जिसके अंदर में क्या होंगे सर, मास इस तरह का होगा ना, एक छोटे छोटे डीएम 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 मास होंगे, जो कि मिलकर इस गैस के प्रेशर को क्या कर रहे हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ताकि जो ये तुम्हारा पिस्टन है वो नीचे की ओर ना जा सके. समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये जो सैंड ऑफ पाइल है, ये इसका एक मास mg है, और ये क्या कर रहा है सर, प्रत्येक का मास m है समझो, और प्रत्येक का मास dm 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 है, और ये पूरा मास सॉइल का बना रहा है. और ये हो गया सर गैस का प्रेशर. इस कंडीशन में एट दिस पॉइंट 1, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गैस का प्रेशर है वो इस mg के प्रेशर के बराबर है. गैस का प्रेशर जो है सर वो एक्सटर्नल प्रेशर mg के बराबर. सही है? चलो अब ध्यान से समझना. हमने क्या किया, ध्यान सुनना. हमने क्या किया, एक डीएम मास को यहां से रिमूव किया. जैसे ही हमने इस डीएम मास को रिमूव किया, वैसे ही क्या होगा, गैस का प्रेशर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. गैस का प्रेशर क्या होगा सर, खुद ब खुद बढ़ जाएगा. थोड़ा सा बढ़ा, ये चेंज आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, बट आप इसको मैथमेटिकली बोल सकते हो. ये जो आपका डीएम मास के रिमूवल होते ही यहां से ये डीएल लेंथ ऊपर चला गया. कितना लेंथ ऊपर चला गया सर, डीएल लेंथ ऊपर चला गया. जैसे ही ये सर इस पॉइंट पर इनिशियली हम कह सकते हैं, ऐसा समझना, हम इनिशियली क्या कहेंगे, इनिशियली हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा सर वो mg अपॉन f बाई ए होता है ना, a के बराबर होगा, f बाई ए के बराबर होगा. ठीक, ये f बाई ए के बराबर होगा. और इस पॉइंट पर एट पॉइंट 1 ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है सर ये mg के प्रेशर के बराबर है. हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो mg के प्रेशर के बराबर है, और जो कि किसके इक्वल है, गैस के प्रेशर. ठीक, जैसे ही आपने इस मास डीएम को रिमूव किया एट पॉइंट 2, ध्यान समझना, आपने जैसे ही इस मास डीएम को रिमूव किया, तो अब नया मास क्या हो जाएगा सर, m माइनस डीएम हो जाएगा, m डैश. सही है, m डैश ये हो जाएगा. और जो सर नया प्रेशर बनेगा P, वो क्या हो जाएगा सर, P जो था माइनस dP. कुछ प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा, डाउन. जो प्रेशर था उससे ज्यादा प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा. इस केस में हम एक्सटर्नल प्रेशर का जो नया मान लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, m माइनस डीएम
अपॉन जी अपॉन ए लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, दैट इज जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, मतलब जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा सर, पी एक्सटर्नल माइनस डीपी हो जाएगा। क्लियर है एकदम। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, यहां पर आते ही सर जो ये गैस का प्रेशर होगा वापस से क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा ना। ये जो 0.2 हम लोग लेके गए ऊपर उठा, धीरे धीरे स्लोली उठा, और उठने के बाद फिर क्या होगा सर, यहाँ पर तब तक ये पिस्टन ऊपर जाएगा जब तक क्या हो सर, ये जो नया एक्सटर्नल प्रेशर का मान है वो गैस के प्रेशर के बराबर ना हो जाए। ऐसा ही बार बार होगा। फिर एक डीएम मास आप उठाओ, फिर ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, फिर एक डीएम मास उठाओ, फिर ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या बोलेंगे कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है सर, ये पहला बात तो स्लो प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है। दूसरा, ये एक बार में कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये प्रोसेसर एक बार में कंप्लीट नहीं हो सकता। दिस प्रोसेस इज अ मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस, मतलब ये क्या होता है सर, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एक बार में नहीं होगा। आप बार बार डीएम मास को रिमूव करोगे, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से एक्सटर्नल प्रेशर का मान गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा, फिर थोड़ा सा डीएम मास ऊपर करोगे, फिर से गैस एक्सपेंड करेगी, थोड़ा सा एक्सपेंड करेगी, फिर से एक्सपेंशन होगा और वापस से डीएम मास के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं सर, दिस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। इन्हें क्या कहा जाता है सर, रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस का पहला स्टेप बोलेंगे, ये जो प्रोसेस होता है ये सडन एंड वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। ये क्या होता है सर, सडन होता है और वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। दूसरी बात हम लोग बोलेंगे बच्चों कि ये प्रोसेस जो होता है कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होती है सर, कंप्लीट होती है इन मल्टीपल स्टेप, ठीक है। मल्टीपल स्टेप के अंदर में ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, कभी भी एक सिंगल स्टेप के अंदर में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। ये क्या होती है सर, मल्टीपल स्टेप के अंदर में कंप्लीट होती है, या फिर इनफाइनाइट स्टेप के अंदर में कंप्लीट होती है, ठीक है। दूसरा हम लोग बोलेंगे, इस केस के अंदर में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड ऑलवेज। थोड़ा सा लैंग्वेज खराब लिख दिया मैंने, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, ठीक है, ऑलवेज। ऑलवेज देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ठीक है। यहाँ पर ये होता है। दूसरा यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू वर्क होता है, ठीक है ना। वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स, वेरिएबल एक्सटर्नल फोर्स इज अवेलेबल, क्योंकि बार बार फोर्स चेंज हो रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो भी होगा प्रोसेस वो एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट नहीं होता है। दिस इज अकर अगेंस्ट द वेरिएबल एक्सटर्नल। क्लियर है एकदम। एक्सटर्नल प्रेशर लिखना था, फोर्स को लिखोगे एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। ये समझ में आ गया सर, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट डू यू मीन बाय इररिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा कहते हैं बच्चों कि इस प्रोसेस का एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप रिवर्सिबल प्रोसेस के डायरेक्शन को कभी भी चेंज कर सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि देखो, अभी ये पिस्टन ऊपर जा रहा था ना, अब ये पिस्टन ऊपर जा रहा था ना, हम वापस से डीएम मास को अगर ऐसे ही ऐड करते हैं, फिर डीएम मास के ऐड करने से पिस्टन वापस से नीचे आ जाएगा, फिर ऐड करो फिर नीचे आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के दरमियान आप कभी भी, इसलिए तो इंटरेस्टिंग है, आप कभी भी किसी भी गैस के मतलब कि इस प्रोसेस के किसी भी इंटरवल के अंदर में आप इस प्रोसेस के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ये बात इंपॉर्टेंट है कि द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, जो डायरेक्शन होती है सर की प्रोसेस की, इज कैन बी चेंज, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस कैन बी चेंज एट एनी पॉइंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। आप रिएक्शन के किसी भी पॉइंट पर आप इसके डायरेक्शन को क्या कर सकते हो सर, चेंज कर सकते हो, ठीक है। वी कैन इजिली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। क्लियर है। आप डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस को कभी भी चेंज कर सकते हो। आप डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस को कभी भी चेंज कर सकते हो। आप डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस को आप कभी भी चेंज
कर सकते हो। क्लियर हो गया ये बात कि आप डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस को कभी चेंज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट mode of energy transfer. We are discussing about the mode of energy transfer. उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, हम एनर्जी ट्रांसफर के मोड को समझ लेते हैं कि व्हाट आर द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, समझ लो। तो हमारे पास दो मोड्स होते हैं एनर्जी के ट्रांसफर का, हम उन्हें समझने जा रहे हैं। मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, कितने तरह के मोड होते हैं सर किसी भी एनर्जी को ट्रांसफर करने? कहते हैं बच्चों में किसी भी प्रोसेस के एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास दो ही तरीका है। पहला, सिस्टम को हीट कर दो या सिस्टम पर वर्क कर लो। देयर आर द ओनली टू वे टू ट्रांसफर द मोड ऑफ एनर्जी। वन इज द हीट एंड अनदर इज द वर्क। ठीक है, दो ही प्रोसेस हो सकती है, नहीं तो आप उसको हीट कर दो या फिर आप उस पर वर्क करो। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सर हीट। ठीक है, हीट दैट इज क्यू। हीट क्या है सर? आपको ये पता है कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑलवेज डेवलप्ड व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है एकदम? तो टेम्परेचर के डिफरेंस के चलते क्या होती है, हमेशा हीट क्रिएट होगी। कभी भी अगर टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है तो वहां पर हीट कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती है। तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये क्या है सर? फॉर्म है। एनर्जी का ये क्या है सर? फॉर्म है। ठीक है, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि विच, ठीक है, इट विच डेवलप ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के डिफरेंस से क्रिएट होने वाली को हम लोग क्या कहते हैं सर? हीट। दूसरा बोलते हैं सर कि हीट जो है सर इट इज द बाउंड्री फिनोमेना। ये क्या होती है सर? बाउंड्री फिनोमेना होती है। क्या मतलब हुआ सर बाउंड्री फिनोमेना का? मतलब हीट को आप सेंस करके पता कर सकते हो, आपको किसी सिस्टम को छूने की जरूरत नहीं है, आप उसकी बाउंड्री से फील कर सकते हो कि कोई सिस्टम में हीट है या नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हीट क्या है सर? हीट इज अ बाउंड्री फिनोमेना। ठीक है, ये क्या होती है सर? बाउंड्री फिनोमिनन होती है। ठीक है, हीट क्या होती है सर? एक बाउंड्री फिनोमिनन होती है। हीट इज द बाउंड्री फिनोमिना। क्लियर है क्या? हीट क्या होती है सर? बाउंड्री फिनोमिना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हीट जो होती है सर ये क्या होती है? बाउंड्री फिनोमिना होती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोलता है सर कि हीट जो होता है, हमेशा याद रखना, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हीट जो होता है हमेशा ट्रांजिट होता है, मतलब हमेशा कम ही पड़ेगा और ये हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफर होता है। हीट इज ऑलवेज इन ट्रांजिट। ठीक है, हीट क्या होता है सर? हमेशा ट्रांजिट होता है एंड इट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा सर? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफर हो। ये बात हम लोग बाद में समझेंगे कि हीट इज अ रैंडम। ठीक है ना, हीट जो होता है सर ये एक रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज द रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको समझेंगे हम लोग बाद में, आगे समझेंगे। दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहां समझेंगे सर इसको? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझेंगे। बच्चों इसका यूनिट तो सबको पता है, इसकी यूनिट होती है जूल्स या फिर इसकी यूनिट होती है कैलोरी। ये आपको पता होगा कि 1 जूल में 1 कैलोरी में क्या लिख रहे हो? 1 कैलोरी में 4.2 जूल्स ऑफ हीट होती है। ठीक है, 1 कैलोरी में क्या होती है सर? 4.2 जूल्स ऑफ हीट होती है। दूसरा होता है बेटा दैट इज वर्क। दूसरा क्या होता है सर? वर्क।
ठीक है, वर्क को समझने के लिए मैं बताता हूं। मान लो कि मेरे पास एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम पे एक पिस्टन लगा हुआ है, क्लियर है। इस सिस्टम के ऊपर में क्या लगा हुआ है, पिस्टन। अब ध्यान सुनना, अब इसके ऊपर में ना सर दोनों तरफ से फोर्स लग सकता है। कैसे? गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है। हाँ सर, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है। ये गैस मॉलिक्यूल्स के जो बीच के इंटरेक्शन है, ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर, जिसके चलते ये पिस्टन क्या हो सकता है, ऊपर सरक सकता है, मतलब उसमें एक्सपेंशन हो सकती है। ठीक, और एक्सटर्नल प्रेशर भी तो है, ये भी तो यहां पर लग सकता है, जो कि ऊपर से लग रहा है। मतलब वर्क जो होता है बेटा किसी भी सिस्टम के ऊपर में, वो दोनों डायरेक्शन से होता है। दैट इज वर्क इज ऑलवेज अ बाई डायरेक्शन। वर्क क्या होता है सर, बाई डायरेक्शनल होता है। और थर्मोडायनेमिक वर्क और मैकेनिकल वर्क में अंतर है। थर्मोडायनेमिक वर्क इज द वर्क बिटवीन द पीवी गर्भ, ठीक है ना, याद रखना। जो वर्क होता है वो क्या होता है, पीवी होता है, ठीक है ना। पीवी वर्क इज नोन एज थर्मोडायनेमिकल वर्क। पीवी वर्क को हम क्या करते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिकल वर्क करते हैं। समझाऊंगा अभी जस्ट थोड़ा देर में कैसे आया वो। इस बात को लिख देना कि थर्मोडायनेमिक वर्क इज पीवी वर्क। क्या होता है सर, पीवी वर्क होता है। पीवी वर्क को हम लोग क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिकल। दूसरा बात बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिकल वर्क इज अ बाई डायरेक्शनल। थर्मोडायनेमिकल वर्क जो होता है सर, थर्मोडायनेमिकल वर्क जो होता है वो क्या होता है सर, बाई डायरेक्शनल होता है। क्यों होता है समझ में आ गया आपको। एक एक्सटर्नल ऊपर से भी हो सकता है, गैस भी लगा सकती है, और एक्सटर्नल प्रेशर भी लगा सकती है। दूसरा बच्चा ये भी जो होता है बाउंड्री फिनोमिना होता है। वर्क इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना, ठीक है। वर्क जो होता है ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना। दूसरा इट इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। और क्या होता है, इट इज पाथ फंक्शन। बिल्कुल सही बात है, पाथ पे डिपेंड करेगा, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं करेगा। हीट का भी यही कहानी है, हीट इज अ पाथ फंक्शन। हीट भी क्या होती है सर, पाथ फंक्शन होती है। हीट भी क्या होती है सर, पाथ फंक्शन होती है। हीट भी क्या होती है सर, पाथ फंक्शन होती है। क्लियर है एकदम, छाप लीजिए। वर्क की यूनिट तो पता है आपको, यूनिट ऑफ वर्क। वर्क क्या होती है यूनिट, इसकी बहुत सारी यूनिट होती है। जैसे कि हम लोग पीवी वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये होती है लीटर एटमॉस्फेयर। ये हो सकती है दैट इज लीटर एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपकी लीटर बार हो सकती है। क्या हो सकती है सर, लीटर बार हो सकती है। या फिर जो तीसरी यूनिट है तो आपको पता ही दैट इज जूल्स हो सकती है। ये आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल में, सॉरी 1 लीटर एटमॉस्फेयर बराबर 101 पॉइंट, ठीक है ना, कितना जूल्स ऑफ एनर्जी होती है। याद रखना 1 लीटर एटमॉस्फेयर में 101.3 जूल्स ऑफ एनर्जी होती है, और 1 लीटर बार में 100 जूल्स ऑफ एनर्जी होती है। ये दोनों पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चंस आएंगे जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सवाल प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ बच्चों इसमें भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको पता होना चाहिए। कहते हैं सर कि हम जितना भी वर्क सिस्टम पे दे रहे हैं, ठीक है, जितना भी वर्क हम सिस्टम पे दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सर हर एक वर्क, सॉरी जितना भी हीट हम सिस्टम को कर रहे हैं, ऐसा समझना। मान लो कि ये सिस्टम को हम गर्म कर रहे हैं नीचे से फ्लेम से, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप जितना क्यू अमाउंट ऑफ हीट इस सिस्टम को प्रोवाइड करोगे उतना अमाउंट ऑफ ये वर्क करके दे देगा। देयर इज ऑलवेज सम लॉस, ठीक है। यहाँ पर हमेशा क्या होता है सर, हीट का लॉस होता है, तो ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। हीट कैन नेवर बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू अ वर्क। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझेंगे इस बात को भी। हीट कैन नेवर बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है जी। तो याद रखना इस बात को कि हीट को हम लोग कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये हो गया
किसके बारे में सर? हीट के बारे में और वर्क के बारे में, हीट क्या होती है और वर्क क्या होती है। क्लियर है एकदम? नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट द इररिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ अ वर्क। ठीक है, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इररिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द वर्क। चलो, लेट्स बी डिस्कसिंग अबाउट द थर्मोडायनेमिक वर्क और एक्सपेंशन। इसको हम लोग समझते हैं, थर्मोडायनेमिक वर्क को और एक्सपेंशन। कैसे आया था ये सर ईवी, वो समझ लेते हैं। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक वर्क और एक्सपेंशन वर्क की और पीवी वर्क की। वी डिस्कसिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक वर्क, या फिर हम इसी को बोलते हैं पीवी वर्क, या इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ध्यान से चलो। एक्सपेंशन बहुत ही हलवे तरह से मैं इसको समझा दूंगा, आप डिस्कस करना। देखो कैसे समझाता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक प्लेट है, ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेट है। क्लियर? इस प्लेट का ध्यान सुनना, है ना, ये जो प्लेट है, इस प्लेट का अगर मैं बोलूं तो इसकी एरिया ए है, वॉल्यूम बी है, लेंथ एल है। लेंथ क्या है सर? एल है। ठीक, लेंथ क्या है सर? एल है। अच्छा, ये बताओ, हमने क्या किया, इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया डीएल का। हमने क्या किया, इसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया सर डीएल का। डिस्प्लेसमेंट करते ही ये सर आपका जो सिस्टम था वो थोड़ा सा सिकुड़ गया। तो हम बोलेंगे सर कि जो इसके चलते वर्क कितना हुआ ये बताना है। तो आपको पता है सर कि वर्क होता है दैट इज माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी क्या बोलते हैं इसको, एफ डॉट डी एक्स, है ना, एफ डॉट डी एक्स, यही होता है वर्क। तो हमने डीएल वर्क किया है और एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल लगाकर। ठीक है सर, ये हमने किया। ठीक, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हमने किया। अब सुनो, dw इज इक्वल टू क्या होता है सर? फोर्स। फोर्स क्या होता है? आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू होता है एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया। तो क्या हम एक्सटर्नल फोर्स की जगह पी एक्सटर्नल इंटू ए लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ए इंटू डी ए। क्लियर हो गया बात? अब ध्यान सुनना, अब सुनो, माइनस पी एक्सटर्नल एरिया। व्हाट इज द एरिया? ठीक है, एरिया कैन बी रिटन एज द वॉल्यूम इनटू डीटी, है ना। एरिया क्या होता है? एरिया किसी भी सिस्टम का क्या होता है आपको बताना जरा सा। हमें बता कि जो भी तुम्हारा डीवी होता है वो क्या होता है? ए इंटू डीएल होता है। डीवी क्या होता है सर? ए इंटू डीएल होता है। बिल्कुल सही बात है सर, ए इंटू डीएल होता है डी। ठीक है, तो यहां से देखो ए इंटू डीएल को हम क्या लिख सकते हैं? अरे बोलो ना, डीवी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ से वर्क का डेफिनेशन आ गया ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं सर कि छोटा सा वर्क जो होता है वो माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। इस बात को आपको ध्यान में देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है? dw इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो फर्स्ट समझ में ही है। क्लियर है? तो कोई भी तुम्हारा गैस हो, कोई भी फोर्स लगा रहा हो, अगर किसी का एक्सपेंशन V1 से V2 तक होता है तो उसका जो स्मॉल वर्क डन है वो कैसे कैलकुलेट होगा सर? दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी से। किससे कैलकुलेट होगा सर? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी से। ठीक, क्लियर है? अब हम लोग बात कर लेते हैं सर इररिवर्सिबल प्रोसेस की। बात जब हम लोग करते हैं सर इररिवर्सिबल प्रोसेस की, तो ये कैसा प्रोसेस है सर? सडन प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है सर? सडन प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है सर? सडन प्रोसेस होता है, तुरंत होता है। तो इनका हम लोग वर्क इसी से निकालते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल
इंटू डीवी, V1 से V2 तक वॉल्यूम तक कोई भी चेंज हुआ तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो सर, इररिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन निकाल सकते हो। ठीक है, क्या निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो। अब बोलेंगे फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस, जो इररिवर्सिबल प्रोसेस होती है सर, इसके लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो क्या होता है सर, कांस्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है सर, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये बाहर आ जाएगा ना, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, V1 से V2 तक। तो हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस का अगर आपको वर्क डन पूछेगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला चिपका सकते हो, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। क्लियर है एकदम। और अगर हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस के अंदर में जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है गैस का, वो गैस के प्रेशर के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा है ना, हर बार क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर का जो प्रेशर होता है वो गैस के प्रेशर के बराबर होता है। तो इस केस में वर्क डन निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी गैस इंटू डीवी से, फ्रॉम V1 से V2 तक। तो ये बात याद रख लेना, जो वर्क डन निकलेगा सर कितना निकलेगा, दैट इज इक्वल टू माइनस पी गैस इंटू डीवी। क्लियर है। साइन कन्वेंशन आपको पता है ना वर्क निकालने के लिए, नहीं पता है मैं बता देता हूँ। थोड़ा यहीं पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर में अंतर होता है, इसी बात को ध्यान दे देना है बच्चों। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना केमिस्ट्री वाले, तो केमिस्ट्री वाले हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को अपना ऑब्जर्वेटरी मानते हैं। हम किसको मानते हैं सर, सिस्टम को ऑब्जर्वेटरी मानते हैं। तो सिस्टम पर कोई काम हो रहा हो तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और सिस्टम से दूर कोई काम हो रहा हो तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, तो वो बात समझ में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर हम सिस्टम को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ का साइन कन्वेंशन केमिस्ट्री फिजिक्स वालों से थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसी कारण से। आइडियोलॉजी का डिफरेंस है, बाकी कोई भी चीजें गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, याद रख लेना कि वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा कार्य हो रहा है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अगर वर्क डन किसके थ्रू हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टम के चलते वर्क होने का मतलब ये होता है कि गैस एक्सपेंड हो रही है। गैस क्या हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है। तब खुद सोचो जरा, अभी मैंने बताया कि वर्क डन क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ठीक, गैस का एक्सपेंशन होना मतलब क्या बोलेंगे बेटा, V2 का V1 से बड़ा होना। गैस का एक्सपेंशन होना मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा बड़ा। ठीक है ना, बड़ा में से छोटा घटाओगे ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, तो वर्क डन क्या आ जाएगा सर, नेगेटिव आ जाएगा। वर्क डन कैसा आ जाएगा सर, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर कोई पूछे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन, तो यहां पर क्या बोलेंगे, नेगेटिव। या फिर हम लोग बोलेंगे वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। ये भी तो अच्छा बात है, वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है, वर्क डन सिस्टम के द्वारा हो रहा है और सराउंडिंग पर हो रहा है। तो ये दोनों वर्ड एक ही हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। तो इस केस में बेटा वर्क डन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दूसरा बोलेंगे सर वर्क डन, ठीक है, ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम पर कार्यक्रम हो रहा हो, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, एक होता है एक्सपेंशन और एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा सर, इस क्या फिर हम बोल सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम या वर्क डन बाय द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सराउंडिंग। ठीक है, इस केस में आप बोल सकते हो ना कि वर्क डन इज इक्वल टू होगा माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। इस केस में V2 V1 से बड़ा हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो वर्क डन क्या आ जाएगा इस केस में, पॉजिटिव आ जाएगा। इस बात को याद करने की चीज नहीं होती है, आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने कि व्हाई वी आर सेइंग अबाउट दिस इज अ पॉजिटिव वर्क एंड व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव। क्लियर है एकदम, व्हाई इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क एंड व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव। ठीक, तो कभी भी याद रखना, किसी भी इररिवर्सिबल प्रोसेस का अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन निकालो, तो आप कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लगा देना। क्या लगा देना बेटा, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फॉर एन एनी इररिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज पी एक्सटर्नल इनटू V2 माइनस V1। ठीक है, समझ में आ गया। चलो
ये हम लोग को समझ में आ गया ये वाली बात। और ये हम किसी भी प्रोसेस के लगा सकते हैं, एनी टाइप ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अप्लाई करो। 3 फॉर्मूला आपको हमेशा याद रख लेना है। नंबर 1, इरिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, PV इज इक्वल टू NRP, ठीक है। ये 2 फॉर्मूला अगर आपको याद है ना। और तीसरा फॉर्मूला जो होता है दैट इज इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अभी हम बात करेंगे। ये 3 फॉर्मूला अगर आपको आता है, ये 3 फॉर्मूला अगर आपको आता है तो यू कैन इजिली टैकल ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का पहला पार्ट का सारा न्यूमेरिकल यहीं से खींचा करता है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन PV इक्वल टू NRT और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद इसको छाप लीजिए। उससे पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फर्स्ट लॉ पे आते हैं। जल्दी छापिए सर। चलो बढ़ते हैं आगे। So now we discussing some numericals based on this topic, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंडिंग फ्रॉम द 11 लीटर टू। क्वेश्चन नंबर 1, एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, ठीक है। आइडियल गैस एक्सपैंड फ्रॉम 1 liter to 10 liter against the constant external pressure. An ideal gas is allowed to expand, ठीक है ना, expand from 1 liter to 10 liter against external constant pressure, ठीक है। पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क डन of the 2 bar calculate the work done, ठीक है ना, in this process, इस प्रोसेस के अंदर में कितना वर्क डन हुआ यह आपको सुविचार कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है, वीडियो को पॉज करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ना बने तब वीडियो को वापस से मेरे को खोल के दिखाना होता है, ठीक है। चलो, सवाल बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई टफ सवाल इसके अंदर में नहीं आया। मैं बता देता हूँ यहाँ से आपको कैसे समझना है कि पहला बात तो पता करना होगा कैसा प्रोसेस है ये, क्योंकि अभी तो आप थर्मो पढ़े नहीं हो। जब बहुत सारा थर्मो पढ़ लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन बनाना कहाँ से। यहां से पकड़ना है बेटा, यहां लिखा हुआ है एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर। किस प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर होता है? इरिवर्सिबल के लिए। यहीं से पता चल गया कैसा प्रोसेस की बात हो रही है सर, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है, बिल्कुल सर। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में बेटा आप बोलोगे जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। बस हो गया, और कुछ तो करना नहीं है, सवाल बन चुका है। dW इज इक्वल टू -2 इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो dW क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस 18 जूल हो जाएगा। मतलब वर्क डन कैसा हुआ है, बाय द सिस्टम, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ है। देखो आया ना आंसर, वर्क डन बाय द सिस्टम, एकदम सही बात है। ऊपर लिख भी दिया है ना बेटा, दैट इज एक्सपेंशन हुआ। यहाँ से पता भी करना हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अपने से माइनस और प्लस नहीं लगाया जाता है, कैलकुलेटली आपका आंसर माइनस प्लस में आएगा, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल नंबर 2 आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि इन अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस ए गैस एक्सपेंड सडनली इन अ
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है और उसके गैस में एक्सपैंड कर रही है सडनली, ठीक है जी। गैस क्या हो रही है, एक्सपैंड कर रही है सडनली फ्रॉम 1 लीटर टू 7 लीटर, फ्रॉम 1 लीटर टू 7 लीटर अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर, ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब जब पूछा गया है द वर्क डन बाय द गैस, ध्यान से देखना क्या लिखा होगा, वर्क डन बाय द गैस निकालना, वर्क डन बाय द गैस निकालना है, ठीक है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आप आंसर करो, वर्क डन बाय द गैस निकालना। तो बोल रहा है कि कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो, इसमें गैस की एक्सपेंशन होती है और अगेंस्ट फिर से बोल दिया कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। तो फॉर्मूला होता है बेटा dW - P एक्सटर्नल V2 - V1, ठीक है जी। तो 7 लीटर से इतना आ रहा है और एटमॉस्फेरिक लीटर में, अरे यार ये अच्छा ये यहाँ पे गड़बड़ ना कर दो तो ये जूल्स में आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बार और यहाँ लिखा हुआ है लीटर, ये लीटर बार में आएगा, ठीक है, 18 लीटर बार, लेकिन आंसर हमेशा जूल में देना होता है। हमने बताया था ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे -180 जूल आंसर आएगा। सॉरी फॉर दिस, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो dW - P एक्सटर्नल तो V2 - V1 होता है। तो यहाँ पर dW आप लिखोगे -5 एटमॉस्फेयर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, 7 लीटर माइनस 1 लीटर, दैट इज 6 लीटर, दैट इज 5 छक्के 30। तो वी हैव टू कैलकुलेट -30 एटमॉस्फेरिक लीटर, ये आएगा -30 एटमॉस्फेरिक लीटर। ये क्या आया सर, दैट इज द वर्क डन बाय द गैस, क्या आया सर, वर्क डन, ठीक है। ये कितना आया सर, -30 लीटर एटमॉस्फेयर। लेकिन हमसे पूछा क्या है, ध्यान दो सर, यहाँ पर गैस की क्या हुई है, एक्सपेंशन हुई, यहाँ पर क्या हुई है, ये वर्क डन, ठीक है ना, बाय द क्या हुआ है, सिस्टम। ये क्या है सर, सिस्टम के द्वारा वर्क डन है, ठीक है। तो हमसे पूछा ये गया है कि गैस के द्वारा वर्क कितना होगा, तो ये जो निकला ये आपका क्या निकला सर, वर्क डन इज इक्वल टू -30 लीटर एटमॉस्फेयर, -30 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलो तो अगला बात कर लेते हैं हम लोग। देयरफॉर वर्क डन बाय द गैस, ये तो तुम्हारा सिस्टम गैस के द्वारा मतलब सराउंडिंग के द्वारा हुआ, गैस के द्वारा वर्क कितना आ जाएगा, 30 लीटर एटमॉस्फेयर। अगला सवाल, ये हो गया सर इसकी बात, ठीक है। नाउ आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हमने कोशिश की आपको किस तरह से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, इसको समझाने का। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपनी आधी थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक्स होती है वो कवर कर लिया है। कल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर जो आएगा उसके अंदर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे। तो उसी पार्ट के अंदर में आप फर्स्ट लॉ को देखेंगे, अच्छे अच्छे सवाल लेके आऊंगा मैं और बहुत सारी चीजें हैं फर्स्ट लॉ को समझाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ाई करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।